गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड होगा और सिर्फ हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। देखिए, एंड विथ लाइन बाय लाइन, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ऑफ कोर्स, क्योंकि सभी एनिमल्स क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ की। लेट्स से ये कोई सेल है, अगर इस सेल ने बाहर से कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, इसने क्या किया, बाहर से कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, डैट मीन्स ये कोई हेट्रोट्रॉफ है। बट लेट्स से हम एक अनदर सेल लेते हैं, ये एक सेल है और इसने बाहर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया और सेल के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया, डैट मीन्स ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, बाहर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफ। बट एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स बाहर से ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। Green plants in fact have to make or rather synthesize the food they need and all other organisms depend on them for their needs. Food means organic substance prepare कर रहे हैं और बाकी सभी organism plant के ऊपर dependent है। The green plants make or rather synthesize the food they need through photosynthesis and are therefore called autotrophs. Autotrophs photosynthetic organisms होते हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस by which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds. Ultimately, all living forms on earth dependent on sunlight for energy. ठीक है, यहाँ में कोई खास बात नहीं है। The use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis is the basis of life on earth. Of course, क्योंकि आपकी फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर्स से। तो पहले फोटोसिंथेसिस होगी, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो प्रोड्यूसर्स बनाएंगे, फिर उन पे डिपेंडेंट होंगे सारे कंज्यूमर्स, या कह सकते हैं सारे हेट्रोट्रॉफ। It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plants. अभी आगे हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ H2O स्प्लिट करेगी और ऑक्सीजन रिलीज होगा। Have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? डेथ होगी और क्या होगी। This chapter focuses on the structure of the photosynthetic machinery and the various reactions. ठीक है, चैप्टर हम लोग फोटोसिंथेटिक मशीनरी पढ़ने वाले हैं, अलग अलग रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। Let us try to find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiment you have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, green pigment of the leaf, light and CO2 are required for photosynthesis to occur. तो यहाँ बोला कि 3 पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट है अगर हमें फोटोसिंथेसिस करनी है तो। एक तो क्लोरोफिल चाहिए मुझे, लाइट चाहिए और साथ में क्या चाहिए, CO2 चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए और CO2 चाहिए are required for the photosynthesis to occur. You may have carried out the experiment to look for starch formation in 2 leaves of variegated leaf or a leaf that was partially covered with black paper and exposed to light. On testing these leaves for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occurred only in the green part of the leaves in the presence of light. चलिए इसको थोड़ा समझिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि एक लीफ ले लिया, ये एक लीफ है और इस लीफ को हमने ब्लैक पेपर से यहाँ कवर कर रखा है। ये ब्लैक पेपर है जिससे हमने इसको कवर कर रखा है। तो जहाँ लाइट फॉल करेगी फोटोसिंथेसिस सिर्फ उस रीजन्स में होगा। तो ब्लैक वाले रीजन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, डैट मीन्स नो स्टार्च फॉर्मेशन। वहीं जो अनकवर्ड पार्ट है वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, वहाँ स्टार्च भी बनी होगी। जब आप आयोडीन से टेस्ट करेंगे तो अगर आपको ब्लैक कलर आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर में, यहाँ ब्लैक कलर आ रहा है, इसका मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस हुई है। और जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है वहाँ पे आयोडीन ट्रीटमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, एक तो ये एक्सपेरिमेंट है। दूसरा है आपका वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें कुछ पार्ट उस लीफ में कैसे होंगे, ग्रीन होंगे और कुछ पार्ट आपके नॉन ग्रीन होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई लीफ है, ये कोई लीफ है, इस लीफ में
ये पार्ट लेट से ग्रीन है, ये पार्ट लेट से ग्रीन है, और बाकी के जो पोर्शंस हैं ये नन ग्रीन है, ये पोर्शंस लेट से नन ग्रीन है। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होगी, नन ग्रीन पार्ट में तो होगी नहीं। तो जब आप इस नन ग्रीन पार्ट में आयोडीन से ट्रीटमेंट करेंगे, इस नन ग्रीन पार्ट में आयोडीन से ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आने वाला है। लेकिन जो ग्रीन पार्ट है उसमें ब्लू ब्लैक कलर आएगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ में होने वाला है, नन ग्रीन पार्ट में नहीं होगा। और पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखा था कि ब्लैक पेपर जहाँ कवर था वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, डैट मीन्स लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सही है, ओके। चलिए आपने यहाँ तक कवर किया। नाउ नेक्स्ट वीक another experiment you may have carried out where a part of a leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton which absorbs CO2। देखिए यहाँ पे हमने इस सॉल्यूशन में क्या डाल रखा है, KOH डाल रखा है, और हमने कुछ पार्ट लीफ का इसमें डिप कर दिया। अब ये जो पार्ट होगी लीफ की, इसको CO2 नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज KOH एब्जॉर्ब CO2। KOH ने क्या किया, सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया। तो जिस पार्ट को CO2 नहीं मिला वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो स्टार्च नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ लिखा है नो स्टार्च। वहीं जो एक्सपोज पार्ट है वहाँ स्टार्च बनी है तो उसकी पॉजिटिव टेस्टिंग होगी। तो ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन द टू पार्ट्स ऑफ द लीफ यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव। वाई? क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है। while the portion that was in the tube tested negative, क्योंकि वहाँ CO2 मिला ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ, रिक्वायरमेंट ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ जोसेफ प्रिस्टले in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plants। ठीक है, एयर का रोल उन्होंने देखा। प्रिस्टले यू मे हैव रिकॉल्ड डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की हुई है। प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस अ बेल जार सून गेट एक्सटिंग्विश्ड, सिमिलरली अ मॉस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज्ड स्पेस। उन्होंने देखा कि अगर वो एक चूहा लेते हैं, माइस लेते हैं, ये रहा आपका माइस, और अब साथ में एक कैंडल लेते हैं और उसको एक बेल जार से कवर कर देते हैं, तो कैंडल को बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और उस माइस को सर्वाइव करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो धीरे धीरे उस मीडियम का सारा ऑक्सीजन ये लोग कंज्यूम कर लेंगे, और फाइनली जब CO2 की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो कैंडल भी आपकी बुझ जाएगी और माइस भी डेड हो जाएगा। बट फिर उन्होंने क्या किया कि एक मिंट प्लांट डाल दिया, यहाँ पे मिंट प्लांट डाल दिया। तब ये मिंट प्लांट क्या कर रही होगी, जो भी CO2 बन रहा होगा इस मीडियम में, उस CO2 को एब्जॉर्ब कर रही होगी और ऑक्सीजन रिलीज कर रही होगी। सही है। तो ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बट समहाउ डैमेज द एयर, उनके ब्रीदिंग से एयर डैमेज हो रहा है, मीन्स CO2 रिलीज हो रही है। बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार ही फाउंड दैट द मॉस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। मॉस भी जिंदा रहा और कैंडल भी जलता रहा। प्रिस्टले हाइपोथेसाइज एज फॉलोज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove। तो ब्रीदिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स क्या रिमूव कर रहे थे, ऑक्सीजन रिमूव कर रहे थे, प्लांट वहीं ऑक्सीजन वापस से रिलीज कर रहा था। ओके, उसके बाद यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रिस्टले बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन द सनलाइट, जैन इंगेनहॉज showed that sunlight is essential for the plants टू द प्लांट्स प्रोसेस डेट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। इंगेनहॉज ने बस ये किया था, इसी सेम सेटअप को एक बार लाइट में रखा, एक बार डार्क में रखा। जब उन्होंने डार्क में रखा तो देखा कि फिर से कैंडल बुझ जा रही है और माइस की भी डेथ हो जा रही है। बट जब लाइट में रखा तो दोनों सर्वाइव कर रहे थे, मीन्स कैंडल आपका जल रहा था और माइस भी आपका लिविंग था। डैट मीन्स लाइट इज एसेंशियल फॉर डैट प्रोसेस। और किस प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ, फोटोसिंथेसिस की। इंगेनहॉज इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, अब ये इंगेनहॉज की दूसरी एक्सपेरिमेंट है। इंगेनहॉज इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विथ एन एक्वेटिक प्लांट showed that in bright sunlight a small bubbles were formed around the green parts while in the dark they did not।
देखिए उनकी ये एक्सपेरिमेंट क्या थी। ऐसा उन्होंने एक सेटअप ले रखा था जिसमें ये हेड्रिला प्लांट था उनका, उनकी कुछ ब्रांचेज ले रखी थी उन्होंने। तो जब हेड्रिला प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी और उस ऑक्सीजन के छोटे छोटे बबल्स अपीयर हुए इस तरीके से। सही है, तो ये एक्सपेरिमेंट किसकी थी? इंगेनहॉज की। और इंगेनहॉज ने क्या देखा था? छोटे छोटे बबल्स देखे थे जो ऑक्सीजन की वजह से थे, और उन्होंने बाद में बताया भी कि ये जो बबल्स हैं ये किसके वजह से हैं? ऑक्सीजन की वजह से। ओके, It was not until about 1854 that Julius von Sack provided evidence for production of glucose when plants grow. तो जूलियस वॉन सेक ने क्या बताया था कि जब भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। His later studies showed that the green substance in plant, that is chlorophyll, is located in special bodies later called chloroplast within plant cells. तो इनकी बातों में कोई ख़ास बात तो थी नहीं। इन्होंने कहा कि लीफ है, लीफ में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम मेजोफिल सेल्स कहते हैं। मेजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ग्लूकोज बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में और ग्लूकोज प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। He found that the green parts in plants is where glucose is made and the glucose is usually stored as starch. ग्रीन पार्ट में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज बन रही है और फाइनली हम उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है हमारे सामने T.W. इंगेलमैन का। Using a prism, he split light into its spectral components and then illuminated a green alga cladophora placed in a suspension of aerobic bacteria. The bacteria were used to detect the sites of O2 evolution. He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. A first action spectrum of photosynthesis was thus described. देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। बेसिकली उन्होंने इस तरीके की एक प्रिज्म ले रखी थी। ये एक प्रिज्म है हमारा, ये लाइट आ रहा है। आप जानते हैं प्रिज्म क्या करता है? लाइट को स्प्लिट कर देता है डिफरेंट वेवलेंथ्स में। ये आपकी लाइट स्प्लिट कर गई 400 to 700 नैनोमीटर। और फिर उन्होंने एक क्लैडोफोरा एल्गे लिया था, ये क्लैडोफोरा है, इसके ऊपर लाइट फॉल किया और इसी मीडियम में कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी है। तो बैक्टीरिया कहाँ एक्युमुलेट होंगे? जहाँ ऑक्सीजन होगा ज़्यादा। ऑक्सीजन कहाँ होगा ज़्यादा? जहाँ फोटोसिंथेसिस होगी। सो ही ऑब्जर्व डैट मैक्सिमम बैक्टीरिया एक्युमुलेटेड इन दीज रीजन्स। डैट मीन्स इस रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है और ये रीजन्स थे ब्लू और रेड लाइट के। मेनली ये किसके रीजन्स थे? ब्लू एंड रेड लाइट। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में हो रही है। तो पहली एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब किस वेवलेंथ में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ये इनके एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे पता चला या हमें पता चला। ओके, नाउ नेक्स्ट। By the middle of the 19th century, the key features of plant photosynthesis were known, namely that plants could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water. That means अभी तक हमें ये पता चल चुका है कि हमें CO2 चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और जो अर्लियर इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके की थी, ये जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2। बट ये इक्वेशन फॉल्स है, ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है। बाद में एक साइंटिस्ट हुए कॉर्नस वान नील, वो किस पे स्टडी कर रहे थे? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। ये इंपॉर्टेंट है कि किस पे स्टडी कर रहे थे वो? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। Demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। मीन्स कहीं से हाइड्रोजन मिल रहा है जो CO2 की रिडक्शन करवा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि CO2 की क्या होती है? रिडक्शन। और जो हाइड्रोजन डोनर है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जनरली जो हाइड्रोजन डोनर है वो H2O होता है, इसलिए H2O की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। देखिए लिखा है इज ऑक्सीडाइज टू O2, तो वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है।
सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्यों रिलीज नहीं कर रही है? हो सकता है वो H2S को यूज कर रही हो एज ए हाइड्रोजन डोनर, फिर सल्फर कंपाउंड्स रिलीज होंगे ना, जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वहाँ पे सल्फर या सल्फर का कोई दूसरा कंपाउंड सल्फेट वगैरह ये रिलीज होता है। तो हमें इन एक्सपेरिमेंट्स से ये पता चला कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है? H2O से। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? H2O से। और ये आपको किसने बताया? वैन निल ने, कार्नियस वैन निल। वैन निल ने हमें ये बताया कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? वाटर से, H2O से। और फिर हमने इक्वेशन को करेक्ट किया। तो जो करेक्ट इक्वेशन है आपकी वो ये है, 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6H2O + 6O2। यहाँ आप अगर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो अब ऑक्सीजन अच्छे से बैलेंस हो रही है। और O2 वाटर से ही आया है, इसके लिए हमने रेडियो एक्टिव मेथड्स का भी हेल्प लिया। हमने वाटर के अंदर ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव कर दिया और फिर हमने चेक किया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है क्या वो भी रेडियो एक्टिव है। तो हाँ, दैट मीन्स H2O इज दैट कंपाउंड विच इज रिलीजिंग ऑक्सीजन। ओके।